आपने लिखने के सफ़र का आगाज़ कैसे किया? अच्छा, लिखने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर क्रिएटिव बहुत थी। मतलब चीज़ों को सामने से गुज़र जाना था कि मैं वो चीज़ें अपने बैक एंड में कहीं ना कहीं सेव कर लेती थी। वैसे नहीं कभी सोचा था कि प्रोफेशनली लिखूंगी, मगर जब पहली दफ़ा लिखा, अपने पेज के ऊपर ही लिखा, सिर्फ एक पैराग्राफ था, मगर उसको इतनी तारीफ़ मिली और ऐसे लोगों ने सराहा जिनको मतलब जो मेरे आइडियल थे। जितनी खुशी मुझे उसके लिखने की हुई ना, वो शायद जो मैं काम कर रही थी ना, उन सब को मैंने पीछे छोड़ दिया, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। मीडिया पर्सन होने के नाते हमें हर वक्त अपने मुंह पे स्माइल रखनी है। तो लोगों के नज़दीक अगर मर्द हंस रहा है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक बंदा है। और अगर एक औरत हंस रही है ना, हंस के बात कर रही है, इट्स मीन कि वो औरत जो है ना वो सही नहीं है। हालांकि ये मेरा प्रोफेशनलिज्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पे एक राइटर हैं, एक कॉलमिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो एक तख्लीकी सोच की मालिक हैं। अगर हम रिसर्च देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि एजुकेशन 4 C's का नाम है: करैक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूशन। तो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो राइटर से ज़्यादा क्रिएटिव कोई भी नहीं होता। इसीलिए हम आज इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये क्रिएटिविटी की तरफ कैसे गईं और ये किस तरह इतना मुनफरिद और बेमिसाल लिखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना आगा खान साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक जो चीज़ मेरे और आप में कॉमन है वो ये है कि आपको भी उर्दू से मोहब्बत है और मुझे भी उर्दू से मोहब्बत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने लिखने के सफ़र का आगाज़ कैसे किया? अच्छा, लिखने का मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी कि जिसकी वजह से मेरी अक्सर इस पे घर से बेइज्जती होती थी, टीचर से बेइज्जती होती थी। मगर क्रिएटिव बहुत थी। मतलब चीज़ों को सामने से गुज़र जाना था, मतलब उनका सामने से गुज़रना ही होता था कि मैं वो चीज़ें अपने बैक एंड में कहीं ना कहीं सेव कर लेती थी। हाँ, बस ये था कि रिपीट नहीं कर सकती चीज़ों को, एज़ इट इज़ जैसा लिखा हुआ है उसको अपने क्रिएटिव उसमें लिख सकती हूँ। मगर ये कि लिखने का शौक़ ऐसे हुआ कि जो चीज़ें मुझे सामने ऑब्जर्वेशंस है ना, मेरी ऑब्जर्वेशंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बोल के तो हम उसको इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं। मतलब उसको लिख दूँ, जो चीज़ें गुजर रही हैं, हो रहा है, हालाते हाजरा। बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक़ था। अपनी स्टार्स के बारे में लिखती रहती थी वो चीज़ें, मतलब जो जो देखती थी वो लिख लेती थी। बोलने का भी शौक़ था, मगर लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। वैसे नहीं कभी सोचा था कि प्रोफेशनली लिखूंगी, मगर जब पहली दफ़ा लिखा, अपने पेज के ऊपर ही लिखा और बहुत छोटी मतलब उसमें लिखा, सिर्फ एक पैराग्राफ था, मगर उसको इतनी तारीफ़ मिली मतलब जो, क्योंकि मेरे साथ शुरू से ही जब से ये लाइन ज्वाइन की है, सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है। बस मैं ही बीच में मीडिया पर्सन थी, मतलब होस्टिंग वगैरह इस तरह से वो कर रही थी। मगर जब लिखा और सबने सराहा, और ऐसे लोगों ने सराहा जिनको मतलब जो मेरे आइडियल थे, तो मुझे बहुत शौक़ हुआ। पहली दफ़ा मैंने, फिर उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको पूरा एक तहरीर बनाओ, मतलब एक जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसको कंप्लीट करो। खैर, उसको मैंने कंप्लीट किया, मैंने पब्लिशिंग के लिए भेजा, वो पब्लिश हुई और बहुत अच्छा लगा। और उसका मुझे मतलब जितनी खुशी मुझे उसके लिखने की हुई ना, वो शायद जो मैं काम कर रही थी ना, उन सब को मैंने पीछे छोड़ दिया, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आपको हर बंदा वैसे आपसे प्यार करता है, मगर जब आपके काम पे लोग सराहते हैं ना आपको, और ये मेरा पहला काम था जिस पे मुझे मेरे अपने जिनको मैं जो मेरे आइडियाज़ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसको मैंने कंटिन्यू रखा अपनी ज़िंदगी में और लिखती गई। अच्छा मैम, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिन लोगों का ताल्लुक़ होता है प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उन पे ये एतराज़ बहुत किया जाता है कि आप सिर्फ अपनी डोमेन में रह के काम करें। तो हालांकि आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल उस तरह से नहीं हो पाती, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी?
इसमें मैं यही कहूँगी कि हम एक स्पेसिफिक डोमेन में कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा रोज़मर्रा लोगों से अपने जब हम मिलते हैं, लोगों के कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब हम ज़्यादा सारे लोगों से मिलते हैं ना, तो लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं। लोग समझते हैं पता नहीं मीडिया का कुछ ज़्यादा ही वो अपना स्ट्रांग होते हैं ये लोग, और ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग फिर अपने छोटे छोटे मसले मसाइल भी हमसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अपनी डोमेन में चाह के भी नहीं रह सकते। जो चीज़ें हमें बताई जाती है कि मैं एजुकेशन लाइन पे काम कर रही थी, मगर उसके साथ साथ फिर जब लोगों की चीज़ें सुनी, लोगों के मसले सुने, तो एक इंसान होने के नाते ना उस चीज़ को फिर मुझे करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरे किसी को एक फ़ोन करने से या मेरे किसी को थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करने से किसी का कोई बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, तो फिर मैं कैसे अपने डोमेन में रह सकती हूँ? फिर हम लोगों को करना पड़ता है जो भी मतलब माशरे के। ज़्यादा मुझे वैसे अपना जो मेरा बेसिक इंटरेस्ट है ना, वो करंट अफेयर्स पे है, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रही होती हूँ उसे कोशिश करती हूँ कि जितना हद तक मैं सॉर्ट आउट करूँ वो कर दूँ। और इसी वजह से मैं अपने डोमेन में नहीं रह सकता। कोई भी नहीं रह सकता, मीडिया पर्सन कोई भी नहीं रह सकता। हम कहते ज़रूर हैं कि मेरी लाइन ये है, मगर ये कि चीज़ें हमें खुद ही अपनी तरफ ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन आपको डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन के हवाले से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनको जब वो मीडिया की फील्ड में आती हैं तो उन पे क्या एतराज़ किया जाता है, या उन्हें किस किस किस्म के चैलेंजेस का ख़ास तौर पे ख़वातीन को सामना करना पड़ता है? आप ख़ुद भी इस फील्ड में हैं, आप ख़ातून हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकती हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है। एक ये कि मीडिया पर्सन होने के नाते हमें हर वक्त अपने मुंह पे स्माइल रखनी है। हम हर वक्त हंसते रहते हैं, तो लोगों के नज़दीक अगर मर्द हंस रहा है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक बंदा है। और अगर एक औरत हंस रही है ना, हंस के बात कर रही है, इट्स मीन कि वो औरत जो है ना वो सही नहीं है। हालांकि ये मेरा प्रोफेशनलिज्म है। मैं रात को सो के भी उठूँगी ना, तब भी जब उठूँगी ना तो मैं हंसती भी उठूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है। अब इस काम के एंड से लोग पता नहीं औरतों को क्या समझ लेते हैं, मतलब ये घर से बिल्कुल फारिग है या घर में इनको कोई पूछता नहीं है। हमारी अपनी फैमिली है, मैंने बस ये मेरा काम है, ये काम करना है। मैंने अपनी जन्नत में जाना है, वो मेरा घर है, वहाँ मैंने जाना है, जाके अपना टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग होते हैं वो इरिटेटिंग इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस 12-12 1-1 बजे तक। मेरा काम है, मैं रात को मैं जल्दी नहीं सोती, मैं लेट नाइट तक अपना काम कर रही होती हूँ। मुझे राइटिंग का जो मतलब सारा दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता, रात को फिर मैं अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर रही होती हूँ। जैसे ही मतलब ऑनलाइन होती हूँ या जैसे भी साथ ही मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं समझते मैं एक मीडिया पर्सन तो हूँ, मगर मैं एक औरत हूँ, एक शादीशुदा औरत हूँ, और मेरी फैमिली है, मेरे सराउंडिंग्स है, और वो मेरी जन्नत है। लोग बस उसमें रहते हैं कि एक मीडिया पर्सन है तो बस जी हमारी मतलब इजारादारी है, हम जब मर्जी इनको मैसेज करें, हम जब मर्जी। ये चीज़ें थोड़ा सा इरिटेटिंग होती है। हाँ, कुछ फैंस हैं, मगर ये कि उनको भी चीज़ें समझनी चाहिए कि एक औरत अगर इस लाइन में आई है, अपना थोड़ा काम कर रही है, उसे करने दिया जाए, मगर ये कि उसके घर के बारे में भी सोचा जाए कि उसकी फैमिली है, उसका घर है। इस वजह से थोड़ा इरिटेशन होती है, वरना अदरवाइज़ लोग बहुत प्यार करते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लिखने वाला काम होता है ये बहुत मेहनत तलब काम है, तो आप मुझे ये बताइएगा इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे, या जिनको देख के आपने, जिनके कॉलम्स पढ़ के, जिनकी तहरीरें देख के आपके जहन में ये ख्याल आया कि यार मुझे भी ऐसा बनना है? अच्छा, तहरीरें मैंने, क्योंकि मैं थोड़ी सी खुद भी इरिटेटिव किस्म का बंदा, मतलब मैं ज़्यादातर फोकसिंग नहीं कर सकती चीज़ों के ऊपर, मैं बैठ के चीज़ें पढ़ नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा चीज़ें वो करती हूँ। मैंने किसी को नहीं पढ़ा इससे पहले। हाँ, कुछ वीडियोस है, कुछ चीज़ें बाद में ट्यूटोरियल्स या कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिससे मुझे गाइडेंस मिली, और कुछ लोगों ने मुझे गाइड भी किया। मगर ये कि पहले मेरी ऑब्जर्वेशन है, और लिखना भी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद ही किया। मतलब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह से अपने अंदर की जो चीज़ें हैं ना उसको एक्सप्रेस करूँ। हर वक्त मैं अपनी वीडियोस नहीं बना सकती, हर वक्त मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं अवेलेबल होता जिससे जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर देता रहे। लिखना एक वही चीज़ है
जहाँ पर इंसान खुद ही सोचता रहता है, खुद ही उन मसलों के हल भी निकाल सकता है, और मतलब सब कुछ आप ना एक ही जगह पे काम कर सकते हो। लिखना मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ें पास से गुजर जाती हैं मगर हम उसको सरसरी ले लेते हैं, और उन सरसरी लेने की वजह से वो चीज़ें जो है ना वो बहुत आगे बढ़ती जाती हैं। पहले मुझे ये लगता था कि शायद लोग पढ़ते नहीं हैं, मगर अब मुझे जब से मैंने लिखना शुरू किया है तो मुझे लगता है कि लोग पढ़ते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। तो इस वजह से फिर मैंने लिखना शुरू किया, और बाद में फिर मैंने उसके बारे में पूछा कि मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉलम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने कोई अगर मैसेज कन्वे करना उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं लिखने के बारे में सीखा मैंने बाद में, लिखा मैंने पहले, और ऑब्जर्वेशंस पे लिखा मैंने अपने। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आप बचपन से बहुत क्रिएटिव थी, आपसे सबक याद उस तरह से नहीं होता था कि आप बिल्कुल उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकें, आप हमेशा उसे चेंज करती थी, रिप्रोड्यूस करती थी। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि अब हम कुछ और करें। तो ये प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, आप उनको इसका क्या हल बताना चाहेंगी? अच्छा, हल तो मैं अभी तक अपना नहीं हल निकाल सकी, मुझे अपनी ही समझ आती कि मैं किस किस्म का मतलब वो है, क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेजेस में मेरे जो टीचर्स थे ना मुझसे बहुत परेशान थे। मैं सामने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैं वो नहीं लिख सकती, लिखूंगी वही मगर वर्ड्स जो होंगे ना वो मेरे होंगे। मैं न्यूज़ नहीं पढ़ सकती, मैं न्यूज़ पढ़ लूँगी, लफ्ज़ मेरे होंगे। कॉपी कैट मैं बिल्कुल नहीं बन सकती, और कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं इस सिस्टम में ना बहुत, मतलब एजुकेशन लाइन है ना, इनमें बहुत सी चीज़ों के साथ मेरे इख्तलाफात भी थे, क्योंकि मुझे लगता था मैं दिन ब दिन दबती जा रही थी चीज़ों में। मतलब टीचर्स और सारे हमारे टीचर्स को भी आदत थी ना कि ये इस तरह का क्यों नहीं लिखा हुआ, ये जब इसने इस तरह लिखा तो आप क्यों नहीं ऐसे लिख सकती, मैं नहीं लिख सकती। तो कहीं ना कहीं मैं ना बहुत पीछे जाती, मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा नहीं लिख सकती जैसा सब लिखते हैं। सब ने एक जैसा लिखा हुआ है, और 80% क्लास में एक जैसा लिखा होता था सब, और वो बच्चे कामयाब, वो फर्स्ट पोजीशन आ रही है, सेकंड पोजीशन आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा सारा लिख सकती हूँ, मगर ये कि उसमें कि मैं खुद से लिखूंगी, मुझे कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता आम जिंदगी में भी। और ये जो प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों के साथ, वो कहीं बहुत आगे जा सकते हैं बशर्त ये कि उस्ताद अच्छा मिल जाए उनको। तो चीज़ें जब मैंने पहली दफ़ा लिखा ना अपना वो कॉलम, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि शायद वो ज़िंदगी की मेरी पहली तारीफ़ थी, मतलब एप्रिसिएशन मिली बहुत ज़्यादा सारे लोगों से, और मैं हैरान थी यार मुझे, मतलब मैंने तो कभी सही तरीके से लिखा भी नहीं। मगर अगर आप अपनी सोच को अच्छे तरीके से लिख सकते हो, वो बेस्ट स्टूडेंट है। हमारे यहाँ शायद मैं सारी टीचर से इख्तलाफ नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ, और मुझे वो बच्चे बहुत पसंद थे जो खुद से काम करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहा कि आप यहाँ से यूँ पकड़ो, ये चीज़ें करो। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, ये चीज़ें तो हमने इस तरह ही करनी है सारी ज़िंदगी के, मतलब नोट पैड पकड़ा और टीचर ने डिक्टेट किया, हमारा एक सिस्टम है ना उस तरह, हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बच्चों ने वैसे उतार लिया। मगर इस चीज़ के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने सफ़र किया है, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया है कि मुझे टीचर से कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिली। अब जब लिखती हूँ तो तारीफ़ होती है, तो दिल मेरा करता है अंदर से कि अपने टीचर्स को ढूंढूं, उनको निकालूं और उनको बताऊं कि ये मैं लिख रही हूँ, ये काम कर रही हूँ। कहीं ना कहीं होंगी, देख रही होंगी टीचर्स मेरी, मगर ये कि उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती है जो बच्चे क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, मगर उनको दबाया जाता है हमारे सिस्टम के थ्रू। हमारा मुआशरा अभी तक इस अलमिये का शिकार है कि हम जो इज़्ज़त एक डॉक्टर को देते हैं, जो एक इंजीनियर को देते हैं, या जो एक बिजनेसमैन को देते हैं, हम उस नज़र से एक राइटर को या एक मीडिया पर्सन को नहीं देखते। इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले का शायद सिनेरियो और था, राइटर बस राइटर्स थे और वो बस लिखते थे और अपना काम ख़त्म कर देते हैं, शायद इस वजह से। मगर अब जो ना चीज़ें चेंज है, राइटिंग में इतनी क्रिएटिविटी आ गई है, आप अपनी ही तहरीर को लिखें,
लिख के उसको अपने ही मतलब अपने ही लिए उस तहरीर के अकॉर्डिंगली एक वीडियो बना लें। और खाली आप लिखने वाला ना बने, अच्छी तख़य्युलात को ना मतलब एक्सप्रेस करने वाला, चीज़ों को निकालने वाला आप वो इंसान बनेंगे ना तो आप हमेशा कामयाब होंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लिखना जो है ना वो हमारी वो नहीं है। अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं और अब लिखने में जितनी स्ट्रांगनेस है ना, लिखने के थ्रू मैं बहुत बड़े बड़े मीडिया फॉर्म्स पे गई हूँ सिर्फ लिखने की वजह से। और शायद मेरे पेरेंट्स भी अभी मुझ पे फ़ख्र करते हैं इसी बात पे कि सिर्फ और सिर्फ लिखना जो है ना वो इस तरह नहीं है, मगर ये कि इंसान जितनी अच्छी तंजीमों में, जितनी अच्छे लोगों में, जितने अच्छे कम्युनिटीज़ में बैठता है लिखने के थ्रू, वो आपकी पहचान है। और मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, बजाय कि एक डॉक्टर होने के। ठीक है वो उनका अपना मकाम है या कुछ इस तरह से, हम लोग चीज़ों में हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी मेरी कम्युनिटी में हैं, मेरे साथ टीचर्स भी हैं, और मतलब सिर्फ एक लिखने की उस पे बेस पे ही ना इन सब के साथ एक ग्रुप है मेरा, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैम साइकोलॉजी के पैराडाइम में अगर हम देखें तो ओवर थिंकिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप हर वक्त सोचते रहें, हर वक्त आपके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात चलते रहें। लेकिन एक राइटर के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो उन्हीं ख़यालात में से उन ख़यालात को चुनता है जिस पे फिर उसने लिखना है और आगे काम करना है। तो आप इसको कैसे लेती हैं कि जो एक राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है? अच्छा, वो सोचता है, मगर वो सोचता उसके पॉजिटिव मतलब उसके जो असरात होते हैं ना वो मेरे ख्याल से उस पर पॉजिटिव आ रहे होते हैं। हम लोग कम्युनिटी में जब भी बैठे होते हैं ना तो मेरा नज़रिया जो होता है, मैं चीज़ों को किसी और नज़रिए, ये बात है कि वो बेचारे ना राइटर्स जो ना वो अपनी सोच से मजबूर होते हैं, हर चीज़ को अपनी अपनी नज़रिए से लोग देख रहे होते हैं। मैं उस वक्त ना एक मैरिज हॉल में भी हम बैठे हुए ना, तो मेरी कहीं ना कहीं नज़र पड़ेगी तो वो जो एक कोई हट के जो चीज़ हो रही होगी ना, मैं फ़ौरन मोबाइल से कैमरा निकालूंगी, अपना पिक्चर ले लूँगी। अब वो पिक्चर मुझे हेल्प करेगी रात को जब मैं बैठी होती हूँ या कुछ, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो मेरे दिमाग में था या उस वक्त मैं सोच रही थी या चीज़ें, ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होती है आम लोगों से, तभी वो सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं इसको निकाले, कैसे इसको अपने दिमाग से अपने आप को रिलीफ दें। ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ना उसके बाद हमें उसके कंक्लूजन्स की तरफ भी आना चाहिए, और जिस कॉलम के या जिस लिखने के एंड पे उसका हल नहीं है ना तो वो लिखना बेकार है। मेरा ये नज़रिया। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी बाज़-औक़ात कन्विंस नहीं होते, और बसा औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि वो ख़ुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, किस तरह लिखने का आगाज़ करें, किस तरह अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आपने बताया कि आप ख़ुद भी एक टीचर हैं, आप लोगों को गाइड भी करती हैं, मशवरे भी देती हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो लोग राइटर बनना चाहते हैं वो किन चीज़ों को फॉलो करें। वो पहली बात तो ये कि खाली लिखना जो है ना वो आपके मतलब आप उस पर फोकस नहीं कर सकते, अपनी पूरी लाइफ अपनी वहाँ नहीं आप जमा सकते। आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इसको आप ऐसे लें कि आपकी ज़िंदगी का एक सदका जारी है। मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरा लिखना जो है ना वो एक सदका जारी है। वो इस तरह कि मैं जो भी मेरे आगे से मसले या करंट अफेयर्स या कोई भी ऐसा नाइंसाफ़ी या कोई ऐसी चीज़ गुजर जाती है, ये एक ऐसी साइड है जो मुझे खुशी देती है लिखना। मैं प्रोफेशनली जो भी कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, मैं भी सबको यही कहूँगी, क्योंकि खाली लिखना जो है ना वो शायद आपको उतना आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट ना करे। आप अपना जो काम कर रहे हैं आप करें, इसको आप साथ पे रखें और लिखें ज़रूर, क्योंकि अभी बहुत गुंजाइश है अभी तो, क्योंकि उर्दू बेशक हमारी कौमी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, मगर फिर भी हमें उस पर इतना अबूर नहीं है। हमें बहुत काम करना है और इतना काम करना है कि हमारी, मेरे ख्याल से अगली जो जनरेशन है उनको तो इंग्लिश के ही बहुत से जो अल्फाज है ना वो उर्दू में लगते हैं कि ये शायद उर्दू का ही कोई वर्ड है। वो चीज़ें, ये चीज़ें जो है ना ये क्लियर करना पहले जो है ना ये इसी पे काम होना चाहिए। बाकी ये कि अपने प्रोफेशन को ये ना रखे कि मैंने राइटर बनना है, खाली राइटर जो है ना वो वाकई में इतना वो नहीं है।
मगर ये कि अपने काम के साथ राइटिंग करते रहें। और बाकी सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं शुरू में मेरा कोई कॉलम या कोई चीज़ ऐसी छपती थी ना, दिन न्यूज़ में, जंग न्यूज़ में, बड़े बड़े नाम जहाँ छपते, मुझे बहुत खुशी होती थी। अच्छा, अब मैं ये फील करती हूँ कि वो खुशी जो है ना, वो एक टेम्परेरी एलिमेंट है। मतलब वो छप गया जी, हो गया, लोग भूल गए। मैं सब नए लिखने वालों को ये बताती हूँ कि अपना एक पेज बनाएं, अपने नाम से, जहाँ आप छोटी से छोटी भी अपनी सोच लिख दें, या अपना कोई भी छोटा सा कॉलम या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, अपने पेज पे लगाएं। वो सारी जिंदगी आपकी पहचान बनती रहेगी, बजाय ये कि आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, ठीक है वो एक मतलब आपका हो जाए, वो एक ब्लेसिंग है जो भी है, मगर अपना नाम बनाएं जो मतलब आप उस नाम से पहचाने जाएं। दिन न्यूज़ या जिसने भी आपका एक दफ़ा कॉलम छाप दिया है, हिस्ट्री, आप खुद कहाँ हैं ये आपने सोचना है। और फॉर द फ्यूचर ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी हेल्प करती रहेंगी। अपने से लिखना शुरू करें और आपको समझाने वाले उधर ही बहुत लोग आ जाएंगे, फेसबुक पे, प्रिंट मीडिया के बहुत सारे लोग आपको वहीं पे बताने आ जाएंगे कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है। और फिर जब आपको इंटरेस्ट होता है ना, तो राहें खुद ही खुलती रहती हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं इस लेवल पे लिखूंगी या मुझे कोई सराहेगा। मैं 2-3 दफ़ा पहले सोचा भी था कि करूं पोस्ट के ना करूं, मेरे पेज से ऐसी चीज़ जाएगी, कोई गलती ना निकल आए तो। क्योंकि जब आप मीडिया में अपना एक नाम बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप डरते हैं, चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। तो इस वजह से मैं डर रही थी, मगर ये कि जब मैंने लिखा, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जो पहला स्टेप है ना वो मुश्किल है, और बाकी फिर आसानियाँ खुद ही आपके रास्तों में आती रहती है। कासिम अली शाह साहब के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी? अच्छा, कासिम अली शाह के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि एक ड्रीम था पहले उनसे मिलना, और फिर जब मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरी इनसे मुलाकात होनी है। फिर जब मिली तो मैं मतलब जिस तरह हमने सोचा होता है ना, एक मतलब एक पर्सनैलिटी के बारे में कि इनका इतना एटीट्यूड होगा, और जो चीज़ें सुनी भी थी और सराउंडिंग से, तो लोगों ने जो सुनाया हुआ था उसके हिसाब से मैंने उनका एक बनाया हुआ था इमेज अपने उसमें। मगर ये कि जब मुलाकात हुई, बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट पर्सन, और चीज़ों को अपने लेवल से नहीं सोचते, जो आपके सामने बैठा हुआ ना उसके लेवल से सोच के उसके नज़रिए के हिसाब से बात करते हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं और जो उनकी लैंग्वेज नहीं भी ना, उससे आगे की बात करते हैं। मगर उनसे मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंसान को अगले को देखना चाहिए कि आपके फ्रंट पे कौन बैठा हुआ है, उसके लेवल पे जाके बात करेंगे तो शायद वो सारी ज़िंदगी आपको कभी ना भूले। आप अपनी सुना के चले जाएंगे तो कोई किसी को नहीं सुनता आजकल, बहुत सुनाने वाले बैठे हुए हैं। मगर ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, और ब्लेस रही कि मुलाकात भी हुई सर से। बहुत बहुत शुक्रिया सना आगा खान साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। जैसे कि इन्होंने कहा, और किसी का कॉल भी है कि बड़ा शख्स वही होता है जिसकी महफिल में बैठ के कोई ख़ुद को छोटा महसूस ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।